एग्रीकल्चर इनकम। अपने जानते हैं एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलता है, तो पहले उसका मीनिंग पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा। तो देखो यहाँ पे बढ़िया बात कह रहे हैं, जो बीकॉम का नोट है ना, इस बुक में हमको ये बात अच्छा लगा कि डेफिनेशन को समरी में बहुत अच्छा साइड में बना के दिया। क्योंकि देखो पहले बुकिश डेफिनेशन बोलता क्या है, बोलता है कि एग्रीकल्चर इनकम मीन्स एनी रेंट और रेवेन्यू derived from a land which is situated in India and used for agriculture purpose। डेफिनेशन का पहला पार्ट यही है, बोला एनी लैंड, कोई भी रेंट मिल रहा है आपको या आप रेवेन्यू कमा रहे हो बेच के, कहां से मिल रहा है, फ्रॉम अ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया। और वो लैंड क्या काम आया है, सर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। ठीक बात है। अब यहाँ पे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोल दिया, बोला रेंट में भी इन कैश हो सकता है और रेंट में भी इन काइंड हो सकता है। मतलब मान लो आप एक जमींदार हो, आप हमको जमीन भाड़ा पे दिए, हम किसान हैं, ठीक है, आप हमको जमीन भाड़ा पे दिए, हम आपको क्या कर रहे हैं, या तो कैश दे रहे हैं, मनी, या हम बोल रहे हैं मेरा 40% फसल आप रख लो। अगर हम 100 क्विंटल गेहूं उगाएगा तो 40 क्विंटल गेहूं आपका, 60 क्विंटल गेहूं मेरा उस जमीन पे, वो भी एग्रीकल्चर ही इनकम माना जाएगा। जो वो 40 क्विंटल गेहूं आपको मिला ना एज ए जमींदार, वो आपके लिए क्या माना जाएगा, एग्रो इनकम। क्योंकि जब आप उसको बेचोगे तब कमाओगे ना पैसा, तो जो कमाओगे वो एग्रो इनकम। ठीक है, बात क्लियर है। हाँ, और एक बात काम का बोला, अच्छा जो एसएससी है वो अगर ओनर हो या टेनेंट हो उस लैंड का, तो देखो यहाँ पे टेनेंट और ओनर क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल को वही कंटिन्यू करते हैं। हम वो किसान है, आप वो जमींदार हो, आप हमको जमीन भाड़ा पे दियो, हम अभी भी क्या बोला, हम वहाँ पे 100 क्विंटल गेहूं उगाया, 40 क्विंटल गेहूं आपको दिया, 60 हम रखा, वो 60 हम बेच के कमाएगा और वो 40 क्विंटल गेहूं आप बेच के कमाओगे। दोनों ही एग्रीकल्चर इनकम, आपके लिए भी मेरे लिए। आप कौन, लैंडलॉर्ड, और हम कौन, टेनेंट, किराएदार उस जमीन का। तो दोनों का इनकम को क्या माना गया, एग्रो इनकम। ठीक है। देखो इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन को कितना बढ़िया तोड़ा, बोला रेंट और रेवेन्यू एग्रीकल्चर ऑपरेशन से। और एक बात और बोला जो भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, उस लैंड के साथ जुड़ा हुआ अगर कोई घर है और वो घर भी हम भाड़ा पे देता है, वो भाड़ा भी मेरे लिए एग्रो इनकम माना जाएगा। लेकिन लैंड अपर्टेनिंग टू द बिल्डिंग अपर्टेनिंग टू द लैंड होना चाहिए, मतलब कनेक्टेड। ठीक बात बोला। तो यानी हम 3 टाइप का कमाई कर सकते हैं, या तो लैंड पे कुछ उगा के बेचे। अभी एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब बता रहे हैं आपको। देखो भाड़ा मिलना तो बड़ा सीधा बात हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस क्या होता है, हम कुछ कल्टीवेशन करके बेच रहे हैं, या फिर हम उस लैंड पे कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं एग्रीकल्चर आइटम का, और फिर उसको सेल करके बेच रहे हैं, सेल और प्रोड्यूस। तो हम प्रोसेस करने का कमा रहे हैं, हम भाड़ा का कमा रहे हैं, या हम उसको बेच के कमा रहे हैं। सारा ही इनकम को क्या माना गया, एग्रीकल्चर इनकम। बात क्लियर है। देखो इसीलिए इसका यहाँ पे एक सार दिया। सार में क्या बोला, कोई भी रेंट या रेवेन्यू, देखो अपनी भाषा में लिखा है, कोई भी रेंट या रेवेन्यू जो लैंड से डेराइव हो, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उसको एग्रीकल्चर इनकम मान लिया। वो लैंड इंडिया में होना चाहिए और लैंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। अरे ऐसा बात है ना, एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन हम आपको दिया कोई और काम के लिए और फिर भाड़ा कमाया। आपको शादी का टेंट लगा के वहां शादी का फंक्शन करने के लिए हम जमीन दे दिया। लैंड एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन हम दिया किस पर्पस के लिए, वहां पे फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब आपसे जो भाड़ा लेगा वो एग्रो इनकम होगा कि नहीं होगा, बोलो।
एक एग्रीकल्चर लैंड है बेटा, इंडिया में ही है, हम आपको भाड़ा पे दिया, आप उसके ऊपर एक टेंट बनाओगे और अपना घर में किसी का रिलेटिव का फंक्शन करोगे, शादी का फंक्शन या कोई और फंक्शन, और आप हमको जमीन का यूज करने के बदले में भाड़ा दो। क्या वो इनकम भाड़ा जो मेरे को मिलेगा वो एग्रो इनकम होगा? नहीं होगा, क्योंकि लैंड इंडिया में है, ठीक बात है, एग्रीकल्चर लैंड है, वो एग्रीकल्चर लैंड भी है, वो भी ठीक बात है, लेकिन पर्पस एग्रीकल्चर नहीं, तो एग्रो इनकम नहीं माना जाए। बात क्लियर है? तो ये दोनों कंडीशन मेन है। अब आप उस पे उगा के बेचो, प्रोसेस करके बेचो या भाड़ा लो, तीनों ही एग्रो इनकम है। रेंट, प्रोसेस या फिर प्रोड्यूस एंड सेल, ये सभी एग्रो इनकम है, अगर वो लैंड इंडिया में है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए काम लगे। यहाँ दूसरा पॉइंट में क्या बोला, फिर वो रेंट कैश में भी मिल सकता है या फिर काइंड में भी मिल सकता है, तो हम समझा ही दिया था। हम आपको 25,000 रुपया देंगे और 2 बोरी चावल देंगे एज अ रेंट, तो 25,000 कैश आपका इनकम हो गया, और 2 बोरी चावल जो मिला उसको आप बेचोगे आगे या आप यूज करोगे, दोनों ही सिचुएशन में उसका मार्केट प्राइस आपका और एक इनकम मान लिया जाएगा। आप जमींदार हो, हम आपको 25,000 रुपया तो कैश दे दिया या बैंक अकाउंट में दे दिया, और उसके अलावा 2 बोरी चावल दिया। अब वो 2 बोरी चावल का आप क्या कर सकते हो, या तो बेच दोगे आगे, तो बेचोगे तो पैसा आएगा आपके पास, और अगर आप घर में यूज कर लेते हो क्योंकि आप बड़े जमींदार हो, आप बोले 2 बोरी चावल क्या बेचेंगे, घर में पड़ा है, तो वो भी आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा सर, क्योंकि रेंट लैंड के बदले में एज अ रेंट ही मिला है। भले आप घर में यूज कर लिए तो क्या हुआ, तो उसका एक मार्केट प्राइस होगा, वो एग्रो इनकम हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली इनकम तो पूरा कैश में या मनी में माना जाएगा ना, मनी में। तो जो 25,000 की हो तो मनी खुद ही है, और वो 2 बोरी चावल का मनी वैल्यू निकाल लेंगे और उसको आपका क्या मान लेंगे, एग्रो इनकम। ठीक बात है? देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, इवन मिस्टर एक्स ने ये लैंड मिस्टर ए को 20,000 पर एनम पे ले लिया है और मिस्टर वाई को दिया हो, फिर भी मिस्टर वाई से जो रेंट मिलने वाला है कैसो काइंड, मिस्टर एक्स के लिए एग्रो इनकम नहीं हो। मतलब मिस्टर एक्स देखो मिस्टर ए से लिया जमीन और फिर मिस्टर वाई को दे दिया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। वाह, हम आपसे जमीन लिया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और वो जमीन आप मिस्टर वाई को दे दिया। मेरा जमीन भी नहीं है, देखो मालिक भी नहीं है, फिर भी मेरे को जो जमीन से मिस्टर वाई से मिलेगा। चंद्रलेखा नीरज को जमीन दी और नीरज वही जमीन अनुश्री को दे के उससे भाड़ा कमाया, कैश या काइंड जो भी। हाँ, लेकिन कंडीशन अनुश्री उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रही है ना। तो मेरे लिए जो रेंट आ रहा है, देखो आपके लिए आपको जो रेंट मिल रहा है वो तो एग्रो इनकम है ही, मेरे को भी जो रेंट मिल रहा है वो भी एग्रो इनकम हो जाएगा, भले ही हम उस जमीन का मालिक नहीं। इसीलिए देखो ऊपर कंडीशन में क्या बोल दिया था, फिर एसएससी चाहे ओनर हो या टेनेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अगर लैंड से कोई एग्रीकल्चर इनकम आ रहा है जो लैंड इंडिया में है और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हुआ है, फिर चाहे वो रेंट मिले, प्रोसेसिंग का चार्ज मिले या प्रोडक्शन और सेल करने का कमाई हो, सब एग्रो इनकम। ठीक बात है? क्लियर है बात? देखो इतना बात बीकॉम में नहीं चाहिए, बीकॉम में क्या वो 3 वर्ड होने से हो जाएगा कि रेंट मिल रहा है, प्रोसेस का कोई कमाई कर रहे हैं या उगा के बेच रहे हैं, प्रोड्यूस एंड सेल कर रहे हैं, और वो लैंड का है इंडिया में और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो बस एग्रो इनकम। इतना बोलना बहुत है। लेकिन आपको जब आप सीए में दोगे, सीए दोगे या सीएस दोगे, मतलब आप प्रोफेशनल लेवल के लिए जब पढ़ाई करते हो तो आपको केस लॉज में घुमाता है लोग, बेसिक रूल में क्या घुमाएगा। अब जैसे यहाँ घुमा लेता कि मिस्टर ए मिस्टर वाई को जमीन दिया और मिस्टर वाई उसको आगे किसी को दिया, तो आपको लगता है अरे मिस्टर वाई तो मालिक नहीं है जमीन का, तो उसको क्यों एग्रो इनकम होगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, जो भी जिसको भी दे रहा है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दे रहा है अगर, तो फिर वो एग्रो इनकम।
ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे कितना बढ़िया तोड़ा, यहाँ पे क्या बोला, रेंट या रेवेन्यू या इनकम। फिर फ्रॉम लैंड हो तो अगर वो सिचुएटेड इंडिया हो और सिचुएटेड आउटसाइड हो, तो देखो पहले बोल रहा है रेंट या रेवेन्यू लैंड से कमाई हो रहा है, और वो लैंड आउटसाइड इंडिया है, तब तो फिर वो एग्रो इनकम में कवर्ड ही नहीं। लेकिन अगर इन इंडिया है तो कवर्ड है। तो फिर देखना पड़ेगा वो लैंड एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज नहीं हुआ है तो फिर वो एग्रो इनकम नहीं है। लेकिन अगर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज हुआ है तो एग्रीकल्चर इनकम है, इसीलिए एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो समझे? हाँ। अच्छा, यही अगर हम आपको रेंट पे कोई और प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो फिर वो कवर्ड नहीं है। ठीक बात है। हाँ, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या याद रखना है सर, उस लैंड से कनेक्टेड कोई लैंड या बिल्डिंग है, उस लैंड से कनेक्टेड कोई रूम या बिल्डिंग है, तो फिर वो भी उसका भाड़ा भी क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर पार्ट माना जाएगा। लेकिन एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं। मेरा लैंड से कनेक्टेड ही एक रूम है, हम आपको दिया, लेकिन आप वहाँ पे एज अ फैमिली रहने के लिए उसको यूज कर रहे हो, क्या फिर वो जो रेंट मिलेगा वो एग्रो इनकम होगा? दोबारा सुने एग्जांपल। एक जमीन हम आपको दिया, आप उस पर एग्रीकल्चर का एक काम करने वाले हो। ठीक है। हम बोला मेरा बगल में एक और रूम भी है साथ में जुड़ा हुआ, वो भी ले लो। अब आप उसको रखवाली के लिए यूज कर रहे हो, या आप उसमें ड्वेलिंग हाउस की तरह यानी उसमें सामान रखने के लिए यूज कर रहे हो, तब तो एग्रो इनकम में माना जाएगा जो भाड़ा हमको उस रूम से मिलेगा। हाँ। लेकिन अगर उस रूम में आप अपने फैमिली के साथ रहने के लिए यूज कर रहे हो तो अलग से रेंट। हाँ, तब फिर वो रेंट एग्रो इनकम नहीं मानेंगे। हाँ, सही बात है, सही हो आप एकदम। ठीक है। हाँ। फिर यहाँ पे आपको एक वर्ड यूज, अब आपको यहाँ पे ऑपरेशन वाला बात एक काम। ठीक है, वही आपको हमको सीएमए में बताना पड़ेगा। जो एक चीज डेफिनेशन में गौर करोगे, एक चीज का एक वर्ड है जिसका हमको मीनिंग आपको अलग से बताना है। यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा है एग्रीकल्चर पर्पस, वो पर्पस के ऊपर डॉलर मारा, माने उसके ऊपर कुछ हिंट देना चाहते। यहाँ पे कहीं पे जाके बताएगा कि एग्रीकल्चर पर्पस क्या होता है, वो यहाँ बताया नहीं है, तो वो आपके बीकॉम वाले नोट्स में नहीं है, सीएमए में हम आपको बता देगा अलग से, वो 2 मिनट का था नोट्स। अब आ जाता है किस किस इनकम को इंडिया में एग्रो इनकम माना गया और किस किस को नहीं। यही बात हम उस दिन पढ़ाया था, आज ढंग से पढ़ा देते। तो देखो यहाँ पे बोला 8 आइटम है जिनको एग्रो इनकम माना, 8 इंस्टेंसेस विच आर ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। पहले बोला इनकम फ्रॉम ग्रोइंग, ट्रेडिंग और कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक जूट, कॉटन एक्सेट्रा इज एन एग्रो इनकम। देखो बहुत दिन क्या मानता है ना, एग्रीकल्चर मतलब खाने का सामान, बट एक्चुअली में क्या एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ खाने के सामान होते हैं। सर जूट, कॉटन, रबड़ खाते हो क्या? लेकिन कमर्शियल क्रॉप बोलते हो ना उसको, कमर्शियल क्रॉप। हाँ। तो बोला अगर आप वो भी उगा रहे हो और उसको भी बेच रहे हो तो वो भी एग्रो इनकम मान लेंगे। मतलब जूट, कॉटन ये सब भी उगाए तो, कमर्शियल प्रोडक्ट भी उगाए तो एग्रो इनकम है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स इज एन एग्रो इनकम। फूल उगाते हैं, फूल। हाँ। और क्रीपर क्या होता है? वो जो फूल का जड़ होता है। हाँ। वो सब भी अगर हम उगाते हैं, आप ऐसे बोल लो फूल या पौधा, तो वो भी एग्रो इनकम माना जाएगा। मतलब फूल उगाना भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। ठीक है सर। फिर क्या बोला, देखो मजेदार पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट पे बात किया। बोला प्लांट सोल्ड इन पॉट्स एज एन एग्रो इनकम प्रोवाइडेड बेसिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म। अब पौधा में कुछ वो क्या बोलते, गमला में कुछ उगा रहे हो, गमला में। अगर आप गमला में उगा के भी बेचते हो तो आपके उस बिजनेस को भी एग्रो इनकम मान लो। मतलब सिर्फ जमीन पे होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत जन होता है ना जो शहरों में फूल पॉट में उगाता है, पॉट में, गमला में। हाँ। क्योंकि लोग घरों में तो कोई सबका तो मतलब वो जमीन वाला घर नहीं है,
कि जहाँ पे गार्डन भी होगा, खुद फूल पौधा उगा लेगा। हाँ वो लोग क्या करता है, वो लोग बोलते हैं हमको पौधा दे दो, हम पौधा ले जाके जमीन में गाड़ के फूल उगाएंगे खुद। लेकिन जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनका फ्लैट है, अब हम 3rd फ्लोर में गार्डनिंग तो नहीं कर सकते, नहीं, तो हम क्या करें। लेकिन मेरे को फूल पौधे का बहुत शौक है, हम गैलरी में गमला लगा देंगे। हाँ तो वो गमला लगाना भी, वो गमला आप बेचते हो, गमला में फूल उगा के बेचोगे ना, हाँ हाँ, तो वो भी एग्रो इनकम। समझ में आया? हाँ क्योंकि बहुत लोग बोल सकते हैं ये तो जमीन नहीं है तो काहे का एग्रो इनकम, क्योंकि डेफिनेशन में तो बार बार बोल रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, है ना। बट गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, नहीं, आप फूल या पौधा उगा के बेचते हो या फिर प्लांट उगा के बेचते हो, पॉट में भी हम सबको एग्रो इनकम मानेंगे, और आप उससे जो कमाओगे उसको हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। एग्रो इनकम मान लेंगे तो टैक्स से बाहर हो जाएगा ना, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। हाँ बस इसीलिए तो डेफिनेशन गवर्नमेंट क्लियर किया इनकी। फिर बोला रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट टू अ पार्टनर। अगर आप एक ऐसे बिजनेस में पार्टनर हो जिसका बिजनेस एग्रीकल्चर है और वहां से आपको रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट मिले, तो वो एग्रो इनकम नहीं है, सॉरी एग्रो इनकम है। पार्टनर को ब्याज या रेम्यूनरेशन मिले वो एग्रो इनकम है। और रेम्यूनरेशन का मतलब बताया यहाँ पे, सैलरी, कमीशन। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट, ये 3 में से कुछ भी पार्टनर को मिल रहा है एग्रीकल्चर वाले बिजनेस से, हाँ तो वो एग्रो इनकम माना जाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट बोला इनकम अराइजिंग बाय सेल ऑफ ट्रीज ग्रोन ऑन डेंडेंट पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट फॉर रीप्लांटिंग एंड बाय कैरिंग ऑन सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इज एन एग्रो इनकम। आप जंगल में हाँ पेड़ उगाते हो और काट के बेच देते हो, लेकिन आप उगाते हो, रीप्लांटिंग करते हो, मतलब उगाते हो, काट के बेचते हो, दोबारा उसको फिर लगाते हो। हाँ यानी आप पूरा ऑपरेशंस को फॉलो करते हो उसका, तब फिर हम उसको एग्रो इनकम मानेंगे। मतलब आपका मेहनत से उगा है, आपके एफर्ट से, और वही आपका काम है। अब आपके पास एक जंगल जैसा इलाका है, लोगों के पास बड़ा बड़ा जमीन होता है जो पूरा जंगल जैसा रहता है, हाँ वहाँ पे वो पेड़ लगाता है, पेड़ उगाता है, फिर उसको काट के बेचता है, फिर पेड़ लगाता है, फिर पेड़ उगाता है, फिर काट के बेचता है, और वो ये करता रहता है कंटिन्यूसली। तो फिर उसका एग्रो इनकम माना जाएगा लकड़ी से। हाँ बिल्कुल। और वही है, जब नॉन एग्रो पढ़ेंगे ना अभी, वहाँ क्या बोलेंगे, अपने आप उग गया तो नॉन एग्रो। नॉन एग्रो। अब अपने आप उग गया, आप काट के बेच दिए, कमाई तो आया, उस पर टैक्स भी लगेगा क्योंकि वो नॉन एग्रो है, वो एग्जम्प्टेड नहीं। लेकिन यहाँ क्या बोला है, आफ्टर रीप्लांटिंग एंड कैरिंग ऑन बाय सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, मतलब उसको पानी देना, उसको उगाना, लगाना, उसका देखभाल करना। पेड़ को उगाने में बहुत मेहनत लगता है, तो सारा मेहनत आप कियो और फिर पेड़ हुआ उसको काट के बेचियो, तो एग्रो इनकम माना जाएगा। नेक्स्ट बोला कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय हेलस्टॉर्म टू द ग्रीन लीफ ऑफ द एसएससी टी गार्डन इन एग्रीकल्चर इंडिया। आपको कोई कॉम्पनसेशन मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि तूफान उफान आता है, आपका पूरा टी गार्डन, ये सिर्फ टी गार्डन बोला है लेकिन यहाँ गौर कर लेना। सिर्फ टी गार्डन बोला है। तो टी गार्डन में जब तूफान उफान आता है, पूरा वो लीफ बर्बाद हो जाता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस करा के रखते हैं लोग। आपको इंश्योरेंस कंपनी से जो कॉम्पनसेशन मिलेगा वो क्या माना जाएगा, एग्रो इनकम। एग्रो इनकम बोलो और टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। हाँ, आप उस इनकम को एग्रो और नॉन एग्रो में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप डिवाइड कर पा रहे हो तो फिर जितना एग्रो मान रहे हो उतना टैक्सेबल, और जितना नॉन एग्रो मान रहे हो उतना, सॉरी, जितना एग्रो मान रहे हो उतना एग्जम्प्टेड, और जितना नॉन एग्रो मान रहे हो उतना टैक्सेबल हो जाएगा। एक बार क्या बोला है, प्रोवाइडेड सच कॉम्पनसेशन कैन नॉट बी अपोर्शन्ड, मतलब बंटवारा नहीं हो सकता।
बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। उसका बंटवारा अगर पॉसिबल है तब नहीं, बंटवारा पॉसिबल नहीं है तभी पूरा इंश्योरेंस के पैसे को क्या मानेंगे, एग्रो इनकम। और आखिरी पार्ट क्या बोला, मान लो मेरा जमीन पे पेड़ पौधा कुछ नहीं उगता, फसल वसल कुछ नहीं होता, घास उगता है, घास। हाँ, गांव एरिया में ना जिनके पास जमीन पे घास उगता है ना, वो लोग उन लोगों को वो जमीन भाड़ा पे दे देते हैं जिनके पास कैटल्स होते हैं। अब आपके पास भेड़, बकरी, गाय, बछड़ा ये सब है, आपको उनको चराना पड़ेगा ना, वो लोग तो घास खाते हैं, हाँ, तो उनको कहाँ घास खिलाओगे अब आप? तो आपको लग रहा है कि कोई जगह है ही नहीं जहाँ घास खिलाए। हम बोले एक काम करो, मेरा जमीन है, हम उस पर घास उगाएगा और तुमको भाड़ा पे दे देगा, तुम आओ और अपना जानवर लोग को यहाँ पे चरा लो। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग ऑफ कैटल। जानवर जब घास खाते, घास चरते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग ऑफ कैटल। तो एनी फीस derived from land used for grazing of cattle being used for agricultural operation is an agro income। और वो जानवर से फिर आप क्या करते हो, एग्रीकल्चर का काम करते हो। आपके पास बैल है, गाय है, भैंस है, ठीक है, शिप है, शिप, तो इन सबको एग्रो इनकम माना जाएगा। वो जो फीस हम कमा रहे हैं ना आपको जमीन भाड़ा पे देके, वो भी एग्रो इनकम। और लास्ट क्या बोला, एनी इनकम डेराइव फ्रॉम सैम्पलिंग ऑफ सीड्स ग्रोन इन नर्सरी शैल बी डीम्ड टू बी एग्रीकल्चर इनकम। शहरों में ना बेटा लोग नर्सरी चलाते हैं, और बच्चा वाला स्कूल वाला नर्सरी नहीं, नहीं पता है, प्लांट तो वो वाला नर्सरी चलाते हैं लोग। तो उनका काम क्या, उस नर्सरी में वो लोग क्या करते हैं, सीड लगा के उगा लेते हैं, सैपलिंग्स उगाते हैं, सीडलिंग्स उगाते हैं। देखो वर्ड यूज किया है, सैपलिंग्स, सीडलिंग्स, मतलब वो लोग पूरा फूल पौधा उगा के बेच रहे हैं, वो तो ऊपर ही बोल दिया। हाँ, आप फ्लावर उगा के बेचते हो तो पूरा एग्रो इनकम है ही, फिर चाहे जमीन पे उगा के बेचो या पॉट में उगा के। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं ना आप फ्लावर उगाते हो, न पॉट में ना जमीन पे, आप सैपलिंग्स और सीडलिंग्स उगाते हो, मतलब वो जो होता है ना उनका वो जड़। हाँ, अब जड़ लोग लेके जाएंगे और जिनके घर में गार्डन है उसको जमीन में उस जड़ को लगा देंगे और उससे पेड़ या फूल उग जाए। ऐसा भी होता है, मतलब वो लोग एक इतना लेवल तक का प्रोसेसिंग करके सीडलिंग उगा लिया और आपको दे दिया, आप अपने गार्डन में लाके उसको जमीन में गाड़ दो और उससे फूल पौधा पेड़ उगे। तो वो जो बेच रहा है ना नर्सरी वाला सैपलिंग और सीडलिंग्स, वो भी उसका एग्रीकल्चर इनकम माना गया। बात क्लियर है? हाँ, तो देखो कमर्शियल क्रॉप उगाना, फ्लावर उगाना, फ्लावर पॉट में उगाना, पार्टनर को सैलरी कमीशन इंटरेस्ट मिलना, पेड़ मेहनत से उगा के बेचना, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलना है टी गार्डन वाले के लिए, आप ग्रेजिंग ऑफ कैटल के लिए फीस कमाते हो, या फिर आप सैपलिंग और सीडलिंग नर्सरी में ग्रो करके बेचते हो। ये आठों को क्या माना गया, एग्रो इनकम। सर रटना है क्या, नहीं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में दो टाइप का क्वेश्चन आता है, या तो आइटम देके पूछेगा बताओ ये एग्रो इनकम है कि नहीं है, तो तुमको गेस करने के लिए वो 8 आइटम पता होना चाहिए। हाँ, और कभी कभी तुमको बोल देता है राइट एनी 4 और एनी 5, तो 4-5 तो याद रहना चाहिए। चलो ठीक है, अब आ जाओ कौन कौन सा एग्रो इनकम नहीं है। इंस्टेंस ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम, बोला सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई। ऊपर किसका था, ऊपर किसको मिल रहा था सैलरी, पार्टनर को। हाँ वो एग्रो इनकम है, लेकिन तुम एम्प्लॉई हो एग्रीकल्चर बिजनेस में तो वो नॉन एग्रो माना गया। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, आप एक ऐसा कंपनी का शेयर खरीदे हो जिसका एग्रीकल्चर का बिजनेस है। हम टाटा टी का शेयर खरीदे तो एग्रीकल्चर बिजनेस करता है, बिल्कुल चाय पत्ती उगा के बेचते हैं, लेकिन उस कंपनी से मेरे को जो डिविडेंड मिलेगा ना वो मेरे लिए एग्रो इनकम नहीं हो, ठीक है। इनकम फ्रॉम सॉल्ट प्रोड्यूस, उस दिन समझाए थे आपको, नमक का खेती करते हैं बाई फ्लडिंग द लैंड विद द सी वाटर। बोला था ना हम जमीन पे समुद्र का पानी भर लेते हैं पूरा और उससे मेहनत करके नमक उगाते हैं, वो भी नॉन एग्रो माना जाएगा। अगर हम फिशरीज का बिजनेस करता है, पोल्ट्री फार्मिंग का करता है या डेयरी फार्मिंग का करता है, ये सब नॉन एग्रो माना जाएगा।
अगर हम ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, जानवरों को पालना, बड़ा करना, बेच देना मेरा काम है। हम घोड़ा का अस्तबल चलाते हैं, हम गाय वाला वो होता है ना पूरा खटाल, जिसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता बंगाली में। हाँ, खटाली बोलते खटाली बोलते हैं। हाँ। हाँ, तो वो वाला काम करता है। वहाँ मेरा काम है, गाय बछड़ा देगा, उस बछड़ा को पाल पोस के बड़ा करेंगे और फिर उस बछड़ा को बेच देंगे। सर खटाल वाला तो दूध भी बेचता है। हाँ, तो ऊपर दूध वाला भी, दूध को भी एग्रो इनकम नहीं माना, इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, मतलब दोनों ही नॉन एग्रो हो गया। हम गाय पाल रहे हैं, गाय से दूध निकाल के बेचते हैं, नॉन एग्रो। और हम गाय पाल रहे हैं, गाय से बछड़ा होता है, बछड़ा बेच देते हैं, नॉन एग्रो। ठीक है। बहुत लोग होते हैं ना, मुर्गी पालन का काम करता है। मुर्गी मतलब पालता है, मुर्गी से अंडा आता है, अंडा बेचता है, या फिर मुर्गी बेच देता है आगे। हाँ। मुर्गी में से वो चूजा निकलता है अंडा में से, फिर चूजा बड़ा होता है, फिर उसको बेच देता है ना। वो भी नॉन एग्रो माना जाएगा, क्योंकि ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक बोला, मतलब कोई भी टाइप का जिंदा प्राणी को हम ब्रीड करते हैं, रेयरिंग करते हैं और बेच देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोला, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बाय मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन नॉन एग्रो इनकम। हम आपको पैसा उधार दिया, पैसा बदले में आप हमको ब्याज दिए। अब ब्याज में आप हमको रुपया दो, चाहे आप हमको ब्याज में अपना फसल दे दो, और उस फसल को हम बेचेंगे तो वो एग्रो इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट किसी भी फॉर्मेट में मिले, भले हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिए फिर भी वो नॉन एग्रो है। ठीक बात है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप आफ्टर हार्वेस्ट where such crop are acquired through purchase is not an agro income। आप जमीन पे फसल उगाए, फसल आप हमको काट के दिए और हम आगे बेचा, आपका इनकम एग्रो इनकम है। लेकिन क्या जो हम बेच रहे हैं वो मेरा एग्रो इनकम, हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना खाली, वो नॉन एग्रो माना जाएगा। एंड मान लो अभी तक आपका जमीन पे फसल उगा है और आप काटे नहीं हो, सीधा डील कर लियो मेरे से, हम ही काट के बेचेगा। आप खाली उगा देते और हम काट के बेच देते हैं, तब भी मेरा वो एग्रो इनकम नहीं हो। तो आप काट के दे दो या उगा हुआ फसल हमको डायरेक्ट बेच दो और बाद में कटे, काटने के बाद हमको दो या बिना कटे हमको दो, मेरा जो इनकम है, हम जो आगे बेचेगा और जो कमाएगा वो कभी भी एग्रो इनकम नहीं हो सकता। ठीक बात है। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम माइंस, जो माइंस से रॉयल्टी इनकम आता है ना, वो भी तो एक तरीके से जमीन से एक्सट्रैक्शन ही है ना, कोयला निकालना, जमीन के नीचे से मिनरल्स निकालना। आपका एक जमीन है, आप हमको दे दिए जहां से मिनरल्स निकालेगा या कोयला निकालेगा या ऑयल एक्सट्रैक्शन करेगा, बदले में आप क्या लोगे मेरे से? भाड़ा। आप बेवकूफ नहीं हो जो सिर्फ भाड़ा लो। आप बोलोगे जितना तुम्हारा जमीन से कोयला निकलेगा, जो भी मिनरल निकलेगा, उसको बेच के जितना कमाई आएगा उसका एक परसेंटेज मेरा, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। मतलब प्रॉफिट में आप चार्ज लोगे मेरे से, तो वो भी आपके लिए एग्रो इनकम नहीं माना जाएगा। तो माइनिंग एक्टिविटी से जो कोई कमाई हो, माइनिंग से रॉयल्टी आए, वो भी एग्रो इनकम नहीं है। रेम्यूनरेशन टू अ डायरेक्टर और एमडी फ्रॉम अ कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर बिजनेस। आप एग्रीकल्चर बिजनेस के एम्प्लॉय हो, ऊपर एम्प्लॉय पढ़े थे, अब यहाँ बोल दिया डायरेक्टर और एमडी को भी जो मिल रहा है वो एग्रो इनकम नहीं है। सिर्फ पार्टनर को जो मिल रहा है वो एग्रो इनकम है, वो भी क्या? इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन। ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को, एमडी को, ये सबको कुछ मिले तो वो एग्रो इनकम नहीं है। रेम्यूनरेशन टू एन मैनेजिंग एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। हम एक एग्रीकल्चर बिजनेस करता है और आपको एजेंट रखा है, एजेंट कि मेरा माल आगे बिकवा देना, और हम आपको बोला देखो तुमको फिक्स पैसा नहीं देंगे, तुम जितना बिकवाएगा उसका नेट प्रॉफिट का 10% तुम्हारा, फिर भी जो तुमको मिल रहा है वो एग्रो इनकम नहीं माना जाएगा। इनकम अर्न बाय कल्टीवेशन फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ शुगर केन टू जैगरी। गन्ना से गुड़ बनाते हैं ना,
तो गन्ना उगाने को एग्रीकल्चर इनकम माना ही नहीं। बाप रे बाप, ये बहुत बड़ा बात। हाँ, ये कन्वर्जन वाला इनकम बोल रहा है, गन्ना उगाने को नहीं। एक मिनट पूरा बात सुन लो। सिर्फ गन्ना उगा के बेचते हो ना, तो गन्ना उगाने का जो कमाई कमा रहे हैं हम, वो एग्रो इनकम है। लेकिन गन्ना को गुड़ में कन्वर्ट करने का, जैगरी में कन्वर्ट करने का जो हम कमाई कमा रहे हैं, मान लो मेरा कन्वर्जन करने का 1 लाख रुपया कॉस्ट लगा और हम उसमें 10,000 का प्रॉफिट भी ले रहे हैं, तो वो जो 10,000 का प्रॉफिट हम कमा रहा है वो एग्रो इनकम नहीं हो। वो तो ठीक है। हम 10 लाख का गन्ना उगाया, भी बिक सकता है। हम 10 लाख का गन्ना उगाया और फिर उसको हम किसी को दिया 12 लाख में, वो 2 लाख का एग्रो इनकम माना जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कन्वर्जन करने में प्रॉफिट कमा रहा है वो एग्रो इनकम नहीं माना जाएगा। एक बहुत मस्त बात बताओ तो, आपको हम एग्रीकल्चर जमीन भाड़ा पे दिया, वो जो हम भाड़ा कमा रहा है वो एग्रो इनकम है। तो हाँ है सर, डेफिनेशन का पहला ही पार्ट पढ़े। लेकिन भाड़ा देने में आप लेट हो गए और उस लेट होने पे आपसे हम इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट, एरियर रेंट बोलते हैं ना, एरियर रेंट। तो एरियर रेंट का हम आपसे ब्याज लिया। बात हुआ था 2 महीना में आप पूरा भाड़ा दे दोगे, आपको लग गया 3 महीना, मतलब 1 महीना लेट हो 500 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। 20,000 भाड़ा था, हम 500 रुपये एक्स्ट्रा लिया, वो 20,000 भाड़ा एग्रो इनकम माना जाएगा। लेकिन वो जो 500 रुपये एक्स्ट्रा लिया वो एग्रो इनकम नहीं माना जाएगा। तो यही बात यहाँ पे बोला है, इंटरेस्ट ऑन एरियर रेंट, इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज नॉन एग्रो इनकम। इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, फिर चाहे वहां जो काम होता हो उसको एग्रो इनकम मानेंगे ही नहीं, उसको फुल्ली टैक्सेबल करना ही है हमें। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कहीं पर भी जमीन, ठीक है, उसको कौन सा इनकम मानेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मान लेंगे और टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। एन्यूटी रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज नॉन एग्रो इनकम। अरे भाई, एग्रीकल्चर लैंड बेचा, सर आप जमीन बेच रहे हो, एग्रीकल्चर वाला है तो क्या हुआ, जमीन बेच के जो कमाओगे उसको एग्रो इनकम नहीं मानेंगे, भले वो एग्रीकल्चर लैंड। जमीन बेचने का बात हो जा रहा है, ठीक बात, हाँ, तो वो एग्रो इनकम नहीं मानेंगे। अगर आप पानी सप्लाई कर रहे हो फॉर इरिगेशन, इनकम ऑन सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस इज नॉन एग्रो इनकम। ठीक है। हाँ, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज। अच्छा एक बात बताओ, हम आपको पानी का पैसा दे रहे हैं, आप हमको पानी दे रहे हो, बदले में आपको पैसा दे रहे हो, उस पानी से हम एग्रीकल्चर का काम करेंगे, टैक्सेबल नहीं है? हाँ, टैक्सेबल है, वेरी गुड। हम आपको पैसा की जगह अनाज दे दिया, अब टैक्सेबल है, बिल्कुल यही बोला। इवन इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ एग्रो प्रोड्यूस। हम आपको क्रॉप भी बेच रहे हैं ना, फिर भी वो एग्रो इनकम नहीं माना जाएगा। हम आपको कुछ भी दे पानी के बदले, पैसा या सामान, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और लास्ट बोला, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रोन स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट इज नॉन एग्रो। बोला था ना, पेड़ काट के बेच रहे हैं हम, वो पेड़ स्पॉन्टेनियस उग गया। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, मेरा कोई मेहनत नहीं है, ना हम जड़ लगाया, ना हम उसको पानी दे के सींचा, ना उसका बहुत देखभाल किया, कुछ नहीं किया, तो फिर टैक्सेबल है, तब टैक्सेबल है। हाँ बिल्कुल नॉन एग्रो। 18 आइटम है जो नॉन एग्रो है, 18 आइटम्स, और 8 आइटम है जो एग्रो है। इस लिस्ट को याद नहीं करना है बेटा, हम बार बार बोलेंगे, 2 से 3 बार रीड करके रखना है, क्योंकि अगला जब हम क्वेश्चन आंसर कराएगा नेक्स्ट डे, तब आप समझ जाओगे कि आपको खाली पूछ रहा आइटम दे के या एक एग्जाम्पल दे के बताओ इस इनकम को एग्रो इनकम माने कि नहीं माने। ये एग्रो का 8 आइटम याद रखते हैं, बाकी जो होगा फिर नॉन एग्रो नहीं, लेकिन 2-3 बार पढ़ो ताकि किसी को एटलीस्ट 12-13 आइटम गिना सके। हाँ, अचानक हम आपसे ऐसे ही पूछ लेना
कि हमको जरा गिनती करके बताओ तो आप 7-8 आइटम कम से कम गिना सकते। अब अगला पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ क्रॉप के लिए गवर्नमेंट परसेंटेज डिवाइड कर दिया था। तो देखो, एसएससी इंगेज इन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। अगर आप चाय उगाते हो और फिर उसको प्रोसेसिंग करते हो और फिर बेचते हो, सिर्फ प्रोसेसिंग का काम करते हो तब तो फुल्ली नॉन एग्रो। आप चाय पत्ती उगाते हो, हम आपसे लेते हैं, फैक्ट्री में ले जाके उसमें से वो काला दाना निकालते हैं और आगे बेच देते हैं। आप जो हमको चाय पत्ती बेचे वो आपका एग्रो इनकम, और हम जो प्रोसेसिंग किया वो मेरे लिए नॉन एग्रो इनकम। हम क्योंकि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम दोनों कर रहे हैं, देखो क्या बड़ी क्या ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तब गवर्नमेंट क्या बोला, तुम्हारा कमाई का ब्रेकअप नहीं दे सकते हो, मत दो। तुम्हारा 60% इनकम को एग्रीकल्चर मान लेंगे और 40% इनकम को नॉन एग्रीकल्चर मान लेंगे। क्लियर है बात? देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक एसएससी है जो 5 लाख रुपया कमाता है फ्रॉम द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया। तो उसका बिजनेस इनकम कितना मान ले, 5 लाख का 40% ना, क्योंकि बिजनेस इनकम टैक्सेबल होगा और एग्रो इनकम नॉट टैक्सेबल होगा। तो यानी बिजनेस इनकम मतलब नॉन एग्रो इनकम बोलना चाहिए। तो 5 लाख का 40% 2 लाख को बिजनेस इनकम मान लिया और 5 लाख का 60% 3 लाख को एग्रो इनकम मान लिया। ठीक है। फिर बोला एसएससी इंगेज इन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर। तो 65% को एग्रीकल्चर इनकम और 35% को नॉन एग्रो इनकम। नॉन एग्रीकल्चर, क्योंकि रबर उगाने में ज्यादा मेहनत है, प्रोसेसिंग में कम। तो ज्यादा पार्ट को एग्रो माना, कम पार्ट को नॉन एग्रो माना। ठीक बात। फिर नेक्स्ट आइटम बोला कॉफी। तो टी के लिए क्या रेशियो है, टी के लिए क्या रेशियो, टी के लिए क्या रेशियो है 70-30 है? अब भी क्या पढ़े हो बेटा, 60-40 टी के लिए 60-40 है, रबड़ के लिए 65-35। हाँ, और बड़ा वाला एग्रो है, छोटा वाला नॉन एग्रो है, याद कर लेना, उल्टा मत लिख के आ जाए। ठीक है। बड़ा मतलब गवर्नमेंट किसान को ज्यादा फायदा देना चाहती है। फिर बोला कॉफी के केस में क्या क्या बोला, कॉफी ग्रोन एंड कर्ड बाय द सेलर इन इंडिया। तो फिर 75-25। लेकिन अगर बोला कॉफी ग्रोन, कर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड, मतलब बहुत मिक्सिंग ऑफ चिकोरी, फ्लेवर मिलाओ या मत मिलाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सिर्फ ग्रोन और कर्ड कर रहे हो तो 75-25। लेकिन तुम ग्रोन, कर्ड एंड रोस्टेड तीनों काम कर रहे हो तो फिर 60-40। बात क्लियर रहेगा? इस सेक्शन नंबर याद है? नहीं बिल्कुल नहीं, सीएमए में भी नहीं और बीकॉम में भी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा है, बोला फॉलोइंग आइटम्स आर एग्रीकल्चर इनकम गिव रीजन। बोला ए इज एन एम्प्लॉय इन एन एग्रीकल्चर फार्म एंड इंटरेस्टेड विद दैट, उसका काम है जमीन को खोदना, टाइलिंग ऑफ द लैंड। इस बात का उसको रेम्यूनरेशन मिलता है नेट प्रॉफिट का 50%। क्या उसके लिए एग्रो इनकम है? बोलो। नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉयड है, नौकरी कर रहा है। एम्प्लॉय को कुछ भी मिले वो ऑलवेज नॉन एग्रो। बी owns a tea garden in Darjeeling and earned 50,000 by selling tea manufactured from the green leaves produced in the garden. Agro income. C receives a dividend of 12,000 from a company whose entire income derived from agriculture operation only. बोलो। नॉन एग्रो, क्योंकि डिविडेंड इनकम ऑलवेज नॉन एग्रो। हाँ। डी ऑफ कोलकाता अर्न्स एन इनकम ऑफ 12,000 फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड ओन्ड बाय हिम एंड सिचुएटेड इन बांग्लादेश। वेरी गुड। अच्छा एक बात हो गई थी, एक गलती हो गया था आंसर करते हुए भी। ये जो बी नंबर पॉइंट था ना,
वो दार्जिलिंग में चाय पत्ती उगाने वाला, हाँ। तो यहाँ पे बोलना था 60 एग्रो 40 नॉन एग्रो, अच्छा। ठीक है ना। हाँ। थैंक यू हो गया, 2 मिनट रुको। तो अपने ये कर लिया। नेक्स्ट आइटम बोल रहा है ई अ पार्टनर ऑफ टी प्लांटेशन, पार्टनर उसको सैलरी मिलता है 500 रुपया पर मंथ फ्रॉम द फार्म बिसाइड्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट के अलावा उसको 500 रुपया का सैलरी मिल रहा है। एग्रो, वेरी गुड। एफ रिसीव्ड 600 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन द मॉर्गेज ऑफ लैंड बिलोंगिंग टू द बोरोवर एंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। आप किसी को जमीन गिरवी लेके लोन दियो और उससे लोन से ब्याज कमा रहे हो, नॉन एग्रो। जी अर्न्स एन इनकम ऑफ 1200 रुपया फ्रॉम लीज ऑफ लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन, एग्रो। एच रिसीव्स 400 ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अरियर ऑफ रेंट, लेट रेंट देने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आपको बीकॉम में तो ऐसा ही आइटम देगा बस। देखो आपको सब क्वेश्चन में क्वेश्चन देके बोला है, बताओ ये एग्रो है कि नॉन एग्रो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, इज एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन नेपाल एंड एसएससी टैक्सेबल इन इंडिया, यस और नो। एक लैंड नेपाल में है, क्या इंडिया में एसएससी को टैक्स देना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लैंड इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, तो उसको एग्रो इनकम नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानेंगे। तो यहाँ पे इनकम रिसीव्ड अगर इंडिया में हो रहा है तो सब टैक्सेबल देंगे, रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी सब। लेकिन अगर ये रिसीव भी बाहर हो रहा है तो सिर्फ ऑर्डिनरी रेसिडेंट टैक्सेबल देगा। देखो कितना डिटेल में आंसर करवा दिया 5 नंबर के लिए। मैं ऐसे ही आंसर लिखना होगा ना। हाँ, अब ये लेकिन ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन नहीं, ज़्यादातर ये वाला ही आता है जो पहला सॉल्व किया जो अब कर रहे हो। रीजन के साथ बताओ कि एग्रो है कि नॉन एग्रो। तो बोला इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्रीज ऑन द डेंडेंट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रीप्लांटेड एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ऑफ फ्रेश एयर कैरिड आउट। आप पेड़ उगा रहे हो, एग्रो। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, नॉन एग्रो। इनकम डिराइव फ्रॉम लैंड ग्रेजिंग ऑफ कैटल रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, एग्रो। हाँ, अरे हम किसी को जमीन चरने के लिए भाड़ा पे दे रहे हैं, मेरा लिए वो भाड़ा या फीस एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। फिर वही आपको आइटम देके बोला गेस करो ये आइटम एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं। ऐसे 5 नंबर में देना। हाँ, ये बीकॉम में ऐसे 5 नंबर में देना। और सीएमएम में जनरली ऐसे क्वेश्चन आता है, बट इसमें प्रैक्टिकल सम का पार्ट है वो भी आता है, वो आपको हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिकल सम आता है।